Yeah, hello everyone. So this is our second class of chapter called set, and we are discussing this chapter. In the first module, we have already discussed about the basics of the sets. Okay, so we are going to take the chapter from there only, और वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे. सो अब तक हमने क्या किया है वो एक बार देख लेते हैं कि हमने डेफिनेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सेट्स देख लिया है ना. तो इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर है वो आप वापस से जाके रिवाइज कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है उसमें. डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. और डिस्क्रिप्शन में हमने क्या पढ़ा था? डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि सेट की डेफिनेशंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, है ना. तो सेट की डेफिनेशंस के अंदर आ जाती हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म आ जाता है जो जो इसको डिस्क्राइब करता है, और एक सेट रोस्टर फॉर्म आ जाता है, इफ यू रिमेंबर. ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो जस्ट मेक श्योर कि आप एक बार रिवाइज करें, ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. फिर टाइप्स ऑफ द सेट्स में भी हमने देख लिया था. टाइप्स ऑफ द सेट्स के अंदर हमने फाइनाइट, इनफाइनाइट, बेस्ड ऑन द कार्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर याद होगा आपको कि किसी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, वो कार्डिनल नंबर कहलाता है. तो जस्ट एक रिकैप है. तो उसके ऊपर जो टाइप्स ऑफ सेट्स में हमने ऑलरेडी देखा था कि कार्डिनल नंबर में ये होता है कि आपका फाइनाइट सेट बन रहा है यानी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, या इनफाइनाइट सेट बन रहा है यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, या नल सेट बन रहा है या सिंगलटन सेट बन रहा है. चार टाइप के सेट्स होते हैं. तो जस्ट मैंने यहाँ पे अभी मैं उन चीज़ों को दोबारा नहीं वापस से रिपीट करूंगा. जस्ट मेक श्योर कि आप उसको एक बार प्रीवियस लेक्चर से जाके वापस से समझिए. हमने नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखी थी वो सबसेट देखा था. ए जो सबसेट ऑफ बी का मतलब ये होता है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, ये हमने देखा था. और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पावर ऑफ सेट्स भी हमने डिफाइन किया था कि पावर ऑफ सेट्स क्या होता है ना. कि जितने भी सबसेट बन रहे हैं उन सारे सेट के कलेक्शन को, भाई जितने भी सबसेट हैं किसी सेट के वो सारे सेट भी तो एक सेट है, और उनके कलेक्शन को भी हम सेट कहते हैं, और उस सेट का नाम है पावर सेट. ठीक है. तो ये सब इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन वगैरह हमने ये सब कवर अप करी थी, और आई थिंक सो आपको याद भी होगा. तो टाइप्स ऑफ सेट के अंदर सबसे पहले हमने डेफिनेशन जो सबसेट की होती है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, का मतलब हो गया कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे. ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में होंगे. अगर ऐसा है ना तो ए बी का सबसेट हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए में दो एलिमेंट है 1,2, और बी में भी आपके सपोज को चार एलिमेंट है -1, 0, 1 और 2, तो ए बी का सबसेट है. तो उसको चेक करने के लिए आपको ये करना होगा कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए. अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में है तो ए का सबसेट है बी का. अगर आपसे कोई कि बी ए का सबसेट है, नहीं बी ए का सबसेट नहीं है, बी इज नॉट ए सबसेट, ये नॉट ए सबसेट का सिंबल होता है. तो बी ए का सबसेट नहीं है. क्यों? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है, सिंपल. ठीक है ना. तो सबसेट का ये समझ में आना चाहिए. तो किसी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं वो भी हमने देख लिया था. जैसे ए का एक सबसेट ये 1 हो जाएगा, फिर ए का एक सबसेट ये 2 भी हो जाएगा, ए का एक सबसेट 1,2, यानी एक सेट खुद भी तो अपने सेट का सबसेट होता है ना. और एक हमने पढ़ा था कि फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना. तो ये चीज आप याद रखिएगा कि अगर ए बी का सबसेट है एंड साइमल्टेनियसली बी ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट इक्वल सेट है, यानी ए और बी क्या है? बराबर, बिल्कुल. ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट्स ए में, बिल्कुल सिंपल है ना. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सबसेट की डेफिनेशन देख ली थी, ये सारी चीजें, और बताया था कि फाइव इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स. तो अगर आपको लगता है कि आप ये डेफिनेशन लिख रहे हैं, नोट्स बनाते जाइएगा. देखिए हमारा टारगेट यही है कि किसी तरह आपको पूरे मॉड्यूल को हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह पूरा जेई मॉड्यूल जो आईआईटी जेई की जो प्रिपरेशन मेंस प्लस एडवांस, हम उसको पूरा कवर करेंगे स्क्रैच से. तो जो जो डेफिनेशन मैं यहाँ पे स्लाइड्स में शो कर रहा हूँ और उनको मैं लिखा रहा हूँ, आप उसको उसी तरह से बनाते जाएंगे तो आपका मैथमेटिक्स का नोट्स तैयार हो जाएगा. ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना. ठीक है. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. लेट अस सपोज एक सेट ए है, उसमें पहले तो आपको ये बताना है कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं. तो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, और एक सेट है 1,2,3. ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि एक सेट खुद भी दूसरे सेट का सबसेट होते, मतलब एक सेट खुद भी दूसरे सेट का एलिमेंट हो सकता है. यानी यहाँ पे 1,2,3 जो एक एलिमेंट्स हैं ये एक सेट के अंदर लाई कर रहे हैं. लेट अस सपोज ये सेट बी के अंदर लाई कर रहे हैं. तो अगर हम इसको और अच्छे से डिफाइन करें तो इसके अंदर तीन एलिमेंट है, एक ए, एक बी, और एक कैपिटल बी जो एक सेट है. तो इस सेट के अंदर यानी इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है. बात समझ रहे हैं? अब इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है कि क्या ए कॉमा बी ए का सबसेट है. तो आप नोटिस करो कि इस सेट के अंदर दो एलिमेंट है.
ये जो सेट नजर आ रहा है ब्रैकेट्स के अंदर, इसके अंदर दो एलिमेंट है ए और बी। अगर ये दोनों एलिमेंट सेट ए के अंदर है तो है, तो आप नोटिस करो ए और बी दोनों एलिमेंट सेट ए के अंदर है, कैपिटल ए सेट के अंदर बिल्कुल है, तो यस ये ट्रू है स्टेटमेंट है। अब आपसे ये बोला जाता है कि ये जो सेट है इसके अंदर दो एलिमेंट है, एक ये खुद सेट जो हम बी बोलते हैं और एक स्मॉल बी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर सेट ए का सबसेट है ये सेट, तो आप देखो कि क्या कैपिटल बी इसमें है, बिल्कुल है। क्या स्मॉल बी इसमें है, बिल्कुल है। तो ये दोनों एलिमेंट इस सेट के अंदर है, तो ये कंप्लीट सेट जो बड़ा सेट है ये इसका सबसेट है, बिल्कुल है। और फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये तो बिल्कुल ट्रू बात है ही है, इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन वाली बात ही नहीं है। आर यू गेटिंग इट? तो इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए राइट डाउन द पावर सेट्स ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका तो मैंने आंसर दे ही दिया। पावर सेट्स का मैंने आपको बता दिया था, पावर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। पावर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। और किसी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, कितने सबसेट बन सकते हैं, वो मैंने बताया था 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। जैसे ही इस ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एक और दो, दो एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, इसके 2 टू द पावर 2 यानी 4 सबसेट बन सकते हैं। एक सेट 1, एक सेट 2 यानी एक एलिमेंट 2 आ जाए, एक 1,2 यानी ये खुद एक सेट आ जाए, और एक 5, तो इसके 4 बन जाएंगे। इसके कितने सबसेट बन जाएंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, तो 8 सबसेट बनेंगे इसके। और वो 8 सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं, वो बिल्कुल सिंपल है, आप नोटिस करिए यहाँ पे मैंने बना रखा है। भाई एक सेट 1, एक सेट 2, एक सेट 3, 1,2, 2,3, 1,3, 1,2,3 और एक 5, तो टोटल एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। यानी इस सेट के अंदर इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 3 है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बन जाएंगे इसके, नंबर ऑफ सबसेट बन जाएंगे 2 की पावर 3। और यही 2 की पावर 3 यानी 8, यानी ये जो 8 है ये पावर सेट के एलिमेंट कहलाता है, यानी इसी को हम कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। यानी ए का पावर सेट का मतलब ये हुआ कि ए के जितने भी सबसेट है उनका कलेक्शन। तो ए के 8 सबसेट है, तो आठों का कलेक्शन इज कॉल्ड पावर सेट। वेरी क्लियर, ठीक है। तो होपफुली समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, जैसे कि क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3, तो पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना मतलब 8। यानी इस सेट के अंदर अगर 3 एलिमेंट हैं, तो किसी उसके सारे सबसेट के कलेक्शन में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 8 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स आएंगे, 8 एलिमेंट्स। तो 8 एलिमेंट्स है, अगर आपसे पूछा जाए कि पावर सेट के का कार्डिनल नंबर कितना होगा, पावर सेट का कार्डिनल नंबर होगा, यानी इस सेट पावर सेट के अंदर जितनी भी सेट्स हैं उसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, तो पावर सेट का कार्डिनल नंबर होगा सर 8। एज सिंपल एज डेट। भाई जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी जो हमने किया है, आप नोटिस करें इस सेट के अंदर इसका कार्डिनल नंबर 3 था, तो पावर सेट ऑफ ए कितना आया, ये आ गया सारा कलेक्शन। तो अगर मैं इसका कार्डिनल नंबर पूछूं आपसे, पावर सेट का कार्डिनल नंबर, तो वो 8 ही होगा। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, काउंट कर लीजिए। एज एज सिंपल एज डेट। बात समझ रहे? तो ये चीजें हैं कुछ जो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए स्क्रैच से, कि सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। अगर ये चीज क्लियर है तो बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आसान हो जाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन करते हैं, जैसे 2 फाइनाइट सेट। तो 2 फाइनाइट सेट है, एक सेट के अंदर इसका कार्डिनल नंबर दे रखा है m, और एक दूसरा फाइनाइट सेट उसका कार्डिनल नंबर दे रखा है n, और n से बड़ा है। द नंबर ऑफ सेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ सेकंड। यानी ये कह रहा है कि ए के, यानी जो पहला सेट है इसके जितने सबसेट बन सकते हैं, यानी 2 की पावर m सबसेट बन सकते हैं। डू यू एग्री? और इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर n। तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज, इसका मतलब इक्वल्स टू इस फर्स्ट सेट के जितने भी सबसेट है वो पुराने सबसेट की, यानी जो बी सेकंड सेट है उससे कितने ज्यादा एलिमेंट बना रहा है, 112 मोर। ये समझ में आ रहा है? यानी ये बार इक्वेशन बन जाएगी, तो हमें m और n के बीच में रिलेशन निकालना है। तो m और n को बेसिकली हमें सॉल्व करना है। बात समझ, यानी 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 112। 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 112। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन सॉल्विंग का पार्ट, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करना ये इक्वेशन सॉल्विंग का पार्ट है, ये सेट का पार्ट नहीं है। यानी सेट थ्योरी के अंदर हम इसको नहीं पढ़ेंगे कि आप इसको ये पढ़ाया जाए कि सेट के अंदर हमारा इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। अगर ये आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो इक्वेशन सॉल्विंग के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल
क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है तो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर यू। आप नोटिस करो कि 2 की पावर m - 2 की पावर n है। अगर मैं इसमें से 2 की पावर n कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, कॉमन, तो 2 की पावर m/2 की पावर n इधर बचेगा। डू यू एग्री? है ना भाई? अगर यहाँ पे 2 की पावर m हमने कॉमन लिया है तो 2 की पावर m के पास तो 2 की पावर n था नहीं, तो जब हमने कॉमन लिया तो ये डिवीजन में चला जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो 1 बचा। और इधर क्या आ जाएगा, इसके प्राइम फैक्टर्स कर दो 1 1 2 के। 1 1 2 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 2 5 10, 2 6 12 एंड 2 2 4, 2 8 16, 2 14 एंड 2 7 एंड 7 1। तो आप नोटिस करो कि आएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 7। और सिंप्लीफिकेशन किया तो ये 2 की पावर n, अब इसमें एक्सपोनेंट का लॉ लगाया है, 2 to the power m - 1 - 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब यहां से अगर आप कंपैरिजन करो इसको, तो इन दोनों को हमने कंपेयर किया पहले कि भाई ये मल्टीप्लीकेशन में तो ये पॉसिबल यही है कि 2 की पावर n 2 की पावर 4 ही इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑड नंबर है। ऑड नंबर तो कभी भी 2 की पावर n से नहीं आएगा ना। डू यू एग्री डिड ना? तो यहाँ से डायरेक्टली n की पावर 4 मिल गई। और 2 की पावर m - n - 1 ये 7 होना चाहिए। अब n की वैल्यू 4 रखो, तो n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, अगर हम 4 रखते हैं या -1 को उधर ले जाते हैं तो 8 हो जाएगा। तो 2 की पावर m - 1 8 हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। m - n और 3 बराबर हो जाएंगे, तो n की वैल्यू हमने 4 निकाल रखी थी तो m भी आ जाएगा। तो m और n को मल्टीप्लाई किया तो 7 × 4 28 आया। ठीक है? तो ये जो टॉपिक्स थे हमारे, ये हमने लास्ट क्लास में भी कर लिए थे। तो डेफिनेशन, टाइप्स और पावर सेट्स हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है, हम कंटिन्यू करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आईआईटी में। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले यूनिवर्सल सेट क्या होता है। सबसे पहले इस चीज को हम डिफाइन करेंगे, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखो, अगर हम इसको ऐसे समझते हैं, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि वो सेट, यानी यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिफाइन करते हैं, वो सेट जिसमें जो सारे सेट का सुपर सेट हो, जो सारे सेट का सुपर सेट हो, सुपर सेट हो। यानी अगर ये क्या होता है ना, इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू सेट अंडर ऑब्जर्वेशन। सेट अंडर ऑब्जर्वेशन के रेस्पेक्ट में इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही होती है। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये सपोज करिए कि लेट अस सपोज आपसे कोई पूछता है कि आरजी एकेडमी किधर है ना? लेट अस सपोज आरजी एकेडमी किधर है। या लेट अस सपोज मैं इससे भी डिफाइन क्वेश्चन, प्रोफाउंड क्वेश्चन करता हूँ कि आपसे कोई पूछता है कुतुब मीनार किधर है, कुतुब मीनार किधर है। तो आप ये कहोगे कि सर ये डिपेंड करता है कि कुतुब मीनार किधर है, ये किसने पूछा है। सपोज करो एक दिल्ली में रहने वाला शख्स या दिल्ली में रहने वाला पर्सन पूछता है कुतुब मीनार किधर है, तो उसका आंसर होगा सर कुतुब मीनार साकेत में। साकेत एक जगह का नाम है दिल्ली में। आर यू गेटिंग इट? अगर कोई बंदा है जो ये कहता हो कि मैं इंडिया में रहता हूँ, लेट अस सपोज वो इंडिया में रहने वाला है, तो इंडिया में रहने वाला बंदा यानी राजस्थान, यूपी, कर्नाटक में रहने वाला बंदा बोलेगा सर वो दिल्ली में है। आर यू गेटिंग इट? अगर कोई यूरोप में रहता है या कोई अमेरिका में रहता है या लंदन में रहता है या कनाडा में रहता है, तो वो ये कहेगा कि सर कुतुब मीनार इंडिया में है। अगर कोई सपोज करो कि मार्स में रहता है या किसी दूसरे प्लेनेट पे रहता है, लेट अस सपोज अज्यूम, तो वो ये कहेगा कि सर कुतुब मीनार अर्थ पर है। तो एक्चुअली क्या है ना कि डिपेंड करता है कि किसने हमसे पूछा है कि कुतुब मीनार किधर है। तो द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, उसके बेसिस पे हम यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा अगर हम सिर्फ दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं, यानी हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन लोग सिर्फ दिल्ली वाले हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई हमारा यूनिवर्सल सेट साकेत ही है। साकेत ही हमारी दुनिया, क्योंकि साकेत के अंदर ऑटोमेटिकली कुतुब मीनार आ जाता है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, यानी यूपी भी हो सकता है, कर्नाटक भी हो सकता है, महाराष्ट्र भी हो सकता है, तो हमारा आंसर दिल्ली हो जाएगा। सिमिलरली विद इंडिया, सिमिलरली विद मार्स। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सारे का सबसेट होता है। तो इसका मतलब बेसिक सा मतलब ये हो गया कि लेट अस सपोज मेरे पास दो सेट है, एक सेट है A 1, 2 और एक सेट है B, लेट अस सपोज 1, 2, 3, 4। तो इसके रेस्पेक्ट में यूनिवर्सल सेट ये भी हो सकता है कि सर -∞ से +∞ के सारे नंबर, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। लेकिन ये तो वही बात हो गई कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि कुतुब मीनार किधर है, दिल्ली में रहने वाला आदमी को ये पूछे कुतुब मीनार किधर है,
और आप उसको ये बोलो कि सर साकेत में नहीं है, यानी आप उसको, दिल्ली में रहने वाला आदमी आपसे पूछता है कि सर कुतुब मीनार किधर है, तो आप ये ना बोल के आप बोलो कि अर्थ एक प्लेनेट है, इंडिया उसमें एक कंट्री है, वहां पे एक दिल्ली रीजन है, उस एरिया के अंदर एक साकेत आता है, वहां पे एक कुतुब मीनार है। तो वो ऑब्वियस सी बात बोलेगा, भाई मैं तो जानता हूँ कि ये सब चीजें तो है ऑलरेडी, लेकिन हाँ मेरे को ये जानना था कि साकेत में है या नहीं, ये जानना था। तो सिमिलरली अगर आपसे ये कोई अगर हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन सेट ए ये है और बी ये है, तो हमें सारे रियल नंबर को करने की क्या जरूरत है, हम अपना यूनिवर्सल सेट खुद ही डिफाइन कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि एक सेट ऐसा ले ले जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट हो, दिस कैन बी यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, इफ वी टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट इन सेट, देन द सेट विच इज इन सुपर सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यानी ए भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए और बी भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए, ऐसा सेट जो दोनों का सबसेट। आप नोटिस करो, ये सेट ए है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 और 3। ये सेट बी है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 4 और 5। और ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आप नोटिस करो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। ये दिख रहा है। आप इसके अंदर 7 भी लिख सकते थे, 8 और बढ़ा सकते थे, -1 ही बढ़ा सकते थे, ये आपकी इच्छा है। लेकिन हम जो भी यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करें, उस सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, उस सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट अंडर कंसिडरेशन यानी पर्टिकुलर सेट के सारे एलिमेंट होने चाहिए। वो आप अपनी मर्जी से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करते हो। अगर ये चीज समझ में आ जाती है तो हम ऑपरेशन की बात करते हैं। तो ऑपरेशन, जैसे कि हम क्लास अर्लियर क्लासेस में क्या पढ़ते थे, ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये 4 ऑपरेशन पढ़ते थे। तो वो नंबर्स के बीच में ऑपरेशन होते थे। इसी तरह सेट्स के बीच में भी ऑपरेशन होते हैं। जैसे वहां 4 ऑपरेशन थे, यहाँ पे हमारे पास 5 ऑपरेशन है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि एक एक ऑपरेशन का मतलब क्या है। तो यूनियन का सिंबल होता है ए यूनियन बी, लाइक दिस सिंबल इज कॉल्ड यूनियन सिंबल। आर यू गेटिंग इट? यूनियन ऑफ टू सेट का मतलब ए यूनियन बी, यूनियन ऑफ थ्री सेट का मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका क्या फिजिकल मीनिंग होता है मैं भी आपको समझा दूंगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसा सिंबल ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी दो सेट के बीच में आपने इंटरसेक्शन लिया। डिफरेंस का मतलब वही होता है ए माइनस बी या बी माइनस ए, इसका मतलब होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट, है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट, इसको ऐसे लिखा जाता है ए टू द पावर सी टाइप का लिखा जाता है, यानी ए सी। और ए प्राइम या ए डैश भी लिखा जाता है, लाइक दिस। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट का मतलब होता है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यूनियन को डिस्कस करते हैं। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स के अंदर ये होता है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट है, लेट अस सपोज एक सेट ए है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट बी है उसके अंदर एक एलिमेंट है 2 3 4। ओके, तो इन दोनों का यूनियन ये हो जाएगा, और इसके लिए आप एक यूनिवर्सल सेट भी डिफाइन कर लीजिए अपनी मर्जी से, -1 0 1 2 3 4 5, है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों कि ए यूनियन बी एक ऐसा नया सेट आएगा, एक नया सेट बनेगा जिसके अंदर ए के भी एलिमेंट हो और बी के भी एलिमेंट, यानी ए के भी एलिमेंट आ जाए और बी के भी एलिमेंट आ जाए। तो ए के एलिमेंट 1 2 3 हो गए और बी के एलिमेंट 2 3 4 हो गए। तो ये हमारा ए यूनियन बी होता है। यानी अगर हम बात करें तो ए ये था हमारा 1, आर यू गेटिंग इट, 1 2 3, और ये बी था 1 2 3 4। तो ए यूनियन बी यानी ए भी आ जाए हमारा और बी भी आ जाए, ये रीजन दोनों के सेट एलिमेंट आ जाए। तो इसी को मैथमेटिकली देखो ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है। इस सिंबल को आप समझिए, ये सिंबल जो है कि अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि अगर आप मैथमेटिकली समझिए कि ए यूनियन बी का मतलब ये हो गया कि एक नया सेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, उसके अंदर एक एलिमेंट लेट अस सपोज एक्स है, एंड सच डेट, सेट बिल्डर फॉर्म याद आ रहा होगा आपको कि एक्स इज सच डेट कि एक्स इधर बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स टू का सिंपल, और इधर बिलोंग्स टू बी। यानी एक ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर वो एलिमेंट होगा, वो या तो ए को या बी को बिलोंग करेगा, ये या वाला हिंदी वाला या, यानी ए के भी एलिमेंट होंगे इसमें और बी के भी एलिमेंट होंगे। बात समझ रहे हैं? और इसके अपोजिट ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हो गया, है ना। अच्छा, ए यूनियन बी को अगर आप लेमन लैंग्वेज में समझो तो कंप्लीट, कंप्लीट ए और बी, यानी पूरा ए और बी, कंप्लीट ए एंड बी, पूरा, जिसे कहते हैं पूरा ए और बी। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन का बी का मतलब हो गया
कि ए और बी के बीच का कॉमन पार्ट, ए और बी के बीच का कॉमन एलिमेंट। ये बहुत सिंपल हो गया, यानी ऐसे यूं समझिए कि एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, और एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 3, 4। तो इनके बीच में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? अगर आप गौर से देखेंगे तो 2 और 3 है, तो 2, 3 क्या हो गया इसका कॉमन एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बना? 2, 3, यानी इनके कॉमन एलिमेंट एक नया सेट बनेगा 2, 3। अगर इसको मैथमेटिकली समझे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो एक एलिमेंट एक्स है इसके अंदर, वो सच डेट है कि या ए वो ए को भी बिलोंग कर रहा है, एंड यहाँ पे इंग्लिश वाला एंड और हिंदी वाला और, एंड बी को भी साइमल्टेनियसली बिलोंग कर रहा है, यानी ए और बी दोनों को बिलोंग कर रहा है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ रहे हैं? अगर देखिए अगर कभी भी कोई चीज मिस हो रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो यू कैन ऑलवेज पॉज, गो बैक, वापस से रिवाइंड करो और 1 मिनट के लिए वापस से मेरे स्टेटमेंट को सुनो, तो आपको समझ में आएगा डेफिनेटली। और थोड़ा सा वेट करोगे तो एग्जाम्पल्स भी आपको नजर आएंगे। यानी एक हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है ए 1, 2, 3, और दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 2, 3 और 4। तो ये जो कॉमन पार्ट है ना, ये जो कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट ही हमारा यानी टू, ये जो कॉमन पार्ट है हमारा इसमें एलिमेंट है 2 और 3, ये पार्ट हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट कहलाता है। बात समझ रहे हैं? ए इंटरसेक्शन भी ये कहलाता है। जैसे एक इंटरेक्टिविटी करते हैं, जैसे कि सपोज करो एक सेट ए है, इसका आंसर आपको करना है, पॉज कर लीजिए वीडियो को और फिर आंसर करिए, तो उससे आपका कंसेप्ट बिल्डिंग होगी, कंसेप्ट बिल्डिंग के अंदर आपको आसानी होगी। तो दो सेट हम कंसिडर करते हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। इन दो सेट के अंदर हमारे पास कितने इतने एलिमेंट है, अपनी मर्जी से एक यूनिवर्सल सेट भी बना सकते हैं। हमसे ये पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट हो, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल लेते हैं। तो ए 1 कॉमन है क्या इधर? नहीं, कॉमन कॉमन नहीं है। आप देखो 1 को चेक करो, 1 कॉमन नहीं है दोनों। 2 कॉमन है क्या? 2 भी कॉमन नहीं है। 3 कॉमन है क्या? 3 भी कॉमन नहीं है। 4 कॉमन है, बिल्कुल 4 कॉमन है, दिख रहा है 4, तो 4 आ जाएगा। 5 कॉमन है क्या? बिल्कुल 5 कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब तो कॉमन ही होता है। और 6 कॉमन है क्या? बिल्कुल 6 कॉमन है, 6 दिख रहा है आपको कॉमन। आर यू गेटिंग? अब 7 दोनों में कॉमन नहीं, 8 कॉमन नहीं, 9 कॉमन नहीं है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? ऑब्वियसली इसके अंदर 3 एलिमेंट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि ए यूनियन बी कितने, ए यूनियन बी क्या होगा इसके अंदर, तो ए यूनियन बी में तो सब हो जाएगा, ए और बी पूरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो ए और बी तो पूरा हो जाएगा, एज गुड एज डेड। बात समझ रहे हैं इस चीज को? तो ये चीज आपको बिल्कुल वेरी मच क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट्स में लिखना चाहिए, क्योंकि यही प्रॉपर्टी से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉपर्टी से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यानी हमने कंसेप्ट पढ़ लिया कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। अब उस यूनियन और इंटरसेक्शन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो आपको आने भी चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन ये कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी 3 सेट है। अब उन 3 सेट के बीच में ऑपरेशन ये हो रहा है कि बी और सी का तो यूनियन हुआ है, और ए के साथ उसका इंटरसेक्शन, यानी बी और सी के तो पूरे एलिमेंट आ गए पूरे। और बी और सी के पूरे एलिमेंट आने के बाद जो सी के साथ हमने क्या लिया, इसका इंटरसेक्शन यानी कॉमन लिया है। तो ये एज गुड एज है कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी अगर हम ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लें और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ भी लें, यानी ब्रैकेट ओपन किया, यानी ए बी के साथ भी इंटरसेक्ट हो रहा है और ए सी के साथ भी इंटरसेक्ट हो रहा है, और इन दोनों का आपस में यूनियन ले, ये भी इक्वल है। ठीक है ना, ये चीज इसके इक्वल है। इसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया जा सकता है। जैसे कि मैं इस प्रॉपर्टी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी को मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ, बाकी को आपको करना है ना, बाकी आपको सोचना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आप अपनी मर्जी से कोई एक सेट अज्यूम कर लीजिए। आप अज्यूम करिए, लेट अस सपोज ए ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। एक सेट बी ले लीजिए, उसके अंदर एलिमेंट है लेट अस सपोज 2, 4, 5। और एक सेट सी ले लीजिए, उसके अंदर एलिमेंट है लेट अस सपोज 3, 4, 6। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है? बी यूनियन सी लेना है। तो बी यूनियन सी कितना हो जाएगा? बी और सी पूरा आ जाएगा, यानी 2। अगर आप नोटिस करोगे तो 2, 3, 4, 5 और 6 ये आ जाएगा। अब ये 2, 3, 4, 5, 6 है ना, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना। क्या लेना? ए के साथ इसका इंटरसेक्शन। तो इसका इंटरसेक्शन ए के साथ बी यूनियन सी का, तो बी यूनियन सी कितना था? 2, 3, 4, 5 और 6। तो ए में कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3।
तो 1 और 2, 1 तो कॉमन नहीं है, 2 और 3 कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब तो कॉमन हो गया, तो आंसर कितना आया 2, 3, ये आंसर आ गया। आर यू गेटिंग इट? अब ये हमें चेक करना है कि किसके इक्विवेलेंट है, ये इट इज एज गुड एज डेड कि हम ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लें और ए का इंटरसेक्शन हम सी के साथ लें, मतलब ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं और दोनों का आपस में क्या ले लें, यूनियन। तो हम देखते हैं कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में क्या चाहिए हमें, ए और बी में हमें चाहिए कॉमन। तो ए और बी में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ए और बी में भाई 1 तो कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, ना 3 कॉमन है ना 5 कॉमन है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी यानी ए और सी में कुछ कॉमन देखिए, 1 कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, बिल्कुल 3 कॉमन है। अब दोनों का क्या चाहिए, हमें यूनियन चाहिए, यानी सेट 2 और सेट 3 का हमें क्या चाहिए, यूनियन चाहिए। तो हमने ले लिया, तो क्या इतना आ जाएगा 2, 3। आर दे इक्वल, यस दे आर इक्वल। तो अगर ये इक्वल है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड कर रही है, बिल्कुल होल्ड कर रही है, तो इसको लर्न करना है। ये पहली प्रॉपर्टी ए है। और इसी का वाइस वर्सा पार्ट ये है कि अगर हमने पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लेके ए के साथ यूनियन लिया, तो इट इज एज गुड दैट कि ए का बी के साथ यूनियन लो, ए का सी के साथ यूनियन लो, और दोनों का क्या ले लो, इंटरसेक्शन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको लर्न करना होगा, ठीक है, इसको रटना होगा और याद रखना होगा। बहुत सिंपल है, ब्रैकेट ओपन करना है, दोनों का यूनियन या इंटरसेक्शन आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद आप नोटिस करेंगे, इसके बाद कंसेप्ट बहुत सिंपल है। इसके बाद ये कह रहा है कि अगर ए बी का सबसेट है, अगर ऐसा है, ये बहुत समझने वाली बात है, यानी ए बी का सबसेट है, तो वेन डायग्राम के थ्रू, ये इसको वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है, जो हम लोग बनाते थे। यानी ए के सारे एलिमेंट, यानी ये लेटर सपोज ये ए है, ठीक है, ये सेट ए है, तो ए के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, बी में, तो ये बी होना चाहिए। तो ये सिंबलाइज कर रहा है वेन डायग्राम में कि ए के सारे एलिमेंट बी में है। यानी अगर और सिंबॉलिक समझे, यानी मैथमेटिकली समझे, तो ए ऐसा है और बी ऐसा है, 1, 2, 3, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो अगर ऐसा होगा, यानी इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी बी के बराबर ही होगा। देख लो आप, ए और बी का यूनियन लो तो कितना आ जाएगा, 1, 2, 3 आ जाएगा, यानी पूरा बी आ जाएगा। यानी ए अगर बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी, यानी ए और बी पूरा कितना हो जाएगा, बी तो हो जाएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट तो बी में ऑलरेडी हैं। तो ए के सारे एलिमेंट अगर बी में हैं, तो ए यूनियन बी तो बी हो जाएगा, क्योंकि ए के ऑलरेडी एलिमेंट बी में है, तो बी को तो हम काउंट करेंगे। और ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट, वो ए हो जाएगा। वो क्यों होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट तो सिर्फ सेट ए के ही है, ये एग्जाम्पल से भी समझो, समझ रहे हो ना। तो ये चीज आप एक बार मैथमेटिकली लिख के करो, एक बार हाथ से खुद लिखो रफ कॉपी में, एंड ट्राई इट, तो आपको समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी ये है, ये इंपॉर्टेंट भी है। डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं, ऐसे सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, यानी वो सेट जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं हो, ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं अगर आपको, कि रैशनल नंबर का सेट और इरेशनल नंबर का सेट। रैशनल और इरेशनल में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 5, ये डिसजॉइंट सेट है। यानी ऐसे सेट जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, डिसजॉइंट। आई होप आपको यूनियन और इंटरसेक्शन समझ में आया होगा, वेरी मच क्लियरली समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, डेट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ द टू सेट। ये बहुत सिंपल है, वेरी इजी है। देखो मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना, कि मैं लैंग्वेज से किस तरह से उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, द बेटर यू विल बी। ए माइनस बी का मतलब ये हुआ कि ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा दो। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं, हटा दो। ए माइनस बी का मतलब हुआ कि सेट ए में से सेट बी के सारे एलिमेंट हटा दो। ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा दो तो ए माइनस बी मिल जाए। जैसे ये सपोज करो, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ए माइनस बी क्या होगा, सेट ए में से बी के एलिमेंट हटा दो। तो सेट ए में एलिमेंट है 1, 2 और 3, और सेट बी में एलिमेंट है 2, 3 और 4। अब ए में से बी के एलिमेंट हटाए, तो ए में बी के सिर्फ 2 एलिमेंट है, 2 और 3, उसको हटा दो तो क्या बचेगा, 1। बात समझ रहे हैं, ए में से बी के एलिमेंट हटाने को ए माइनस बी कहते हैं। और बी माइनस ए कितना हो जाएगा इसी क्वेश्चन में, बी में से ए के एलिमेंट हटा दो, यानी बी में ए के कितने एलिमेंट है, बी में ए के सिर्फ 2 एलिमेंट है, 2 और 3।
क्योंकि ए के अंदर 3 एलिमेंट, 1 2 3, एक तो है ही नहीं इसमें, 2 और 3 को हटा दो तो क्या बचेगा, सिर्फ 4, तो ये बी माइनस ए हो जाएगा। अगर डायगोनलिटी देखो तो बी माइनस ए ये होगा, बी में से हमने क्या किया, ए के पार्ट को हटा दिया, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, दिख रहा है, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, यानी ये जो शेडेड बी है, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा, ए इंटरसेक्शन बी, दिख रहा है ना। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर आपके कंसेप्ट को जज करने के लिए, तो ये बहुत क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ए माइनस बी का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन बी माइनस ए क्या दे देगा, पूरा ये फिगर दे देगा, यानी ए यूनियन बी दे देगा, यानी ए माइनस बी का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन बी माइनस ए का यूनियन क्या दे देगा, ए यूनियन बी दे देगा। तो ए माइनस बी का मतलब हुआ कि सेट ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, और बी माइनस ए का मतलब हुआ कि सेट बी में से ए के एलिमेंट हटा दो। ए माइनस बी का मतलब हुआ सेट ए में से बी के हटा दो, और बी माइनस ए सेट ए बी में से ए के हटा दो, है ना। अभी हम इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे, मेक श्योर कि आप थोड़ा थोड़ा लिखते चले जाओ और थियोरेटिकली समझो। अच्छा, सिमेट्रिकल डिफरेंस जो होता है वो एक प्रॉपर्टी है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा के टर्म्स में, ए सिमेट्रिकल बी। इसका मतलब ये होता है कि ए माइनस बी बी है उसके अंदर, और यूनियन बी माइनस ए बी है उसके अंदर, इसको सिमेट्रिकल डिफरेंस है ना। इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये होता है, यानी अगर कहीं लिखा हुआ है कि बी सिमेट्रिकल डिफरेंस डी, तो इसका मतलब ये है कि उसमें बी माइनस सी के एलिमेंट्स हैं, सॉरी बी माइनस डी के एलिमेंट्स हैं, एंड यूनियन डी माइनस बी के भी एलिमेंट्स, दोनों एलिमेंट्स हैं, यानी ये वाला पार्ट भी है और ये वाला पार्ट। तो कहीं कहीं आपको ये ट्राइंगल जैसा डेल्टा सिमेट्रिकल डिफरेंस, इसको डेल्टा भी कहते हैं, ए डेल्टा बी का मतलब सिंबल नजर आएगा, तो आपको उसका मतलब ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट जो ऑपरेशन होता है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जैसे किसी सेट ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब हुआ कि ए को छोड़ दो, ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ ए को छोड़ दो और पूरा यूनिवर्स ले, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए को छोड़कर पूरा यूनिवर्स, यानी पूरा यूनिवर्सल सेट, है ना। यानी और अगर बेटर लैंग्वेज में लिखा है, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को हटा दो, जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 को यूनिवर्सल सेट में से हटा दो तो 5 6 बचेगा। ए कॉम्प्लीमेंट यानी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट वो होता है कि उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, है ना। जैसे ये इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि रियल नंबर में से अगर रैशनल नंबर हटा दें, रियल नंबर यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, उसमें से रैशनल हटा दें तो क्या बचेंगे, रैशनल। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि इररेशनल नंबर वो होते हैं जो रैशनल नंबर नहीं होते, यानी रैशनल नंबर को हटा दो। डायग्रामेटिकली ये वाला रीजन होता है, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट किया मतलब ए के बाहर बाहर वाला रीजन, वेरी सिंपल। इसी से कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, कि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट वो सेट खुद आ जाता है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट, यानी पहले हम अंदर से बाहर गए, फिर बाहर से फिर अंदर आ गए, यानी ए को छोड़ा बाहर आ गए, फिर बाहर को भी छोड़ के फिर अंदर आ गए, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। आर यू गेटिंग इट। और ऑब्वियसली ए और ए कॉम्प्लीमेंट यानी पूरा यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा, यानी ए और उसका कॉम्प्लीमेंट यानी ये पूरा सेट ही होगा। ये प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए दोनों। और ए इंटरसेक्शन भी अगर फाई है, ये डिसजॉइंट सेट की प्रॉपर्टी है, यानी ए इंटरसेक्शन बी, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यानी ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई है यानी डिसजॉइंट सेट है, यानी ए जो है यानी ये बी है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट ये जो मैंने पूरा ब्लू वाला रीजन मार्क किया है ये पूरा बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का ही तो सबसेट है ए, दिख रहा है ना, बी कॉम्प्लीमेंट ही तो सबसेट है ये। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है ना, ए इंटरसेक्शन बी फाई है, ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई है तो डेफिनेटली ए इज ए सबसेट ऑफ बी कॉम, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं एंड फिर हम आई थिंक मूव कर जाएंगे, एक क्लास और लगेगी और फिर उस लेक्चर में हम इसको फिनिश करेंगे इस टॉपिक। लेट अस सपोज सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 1 2 4 और एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स बताना है हमें। तो ए यूनियन बी
ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 1 2 3 4, सही है ये। ए इंटरसेक्शन भी दोनों का कॉमन यानी 1,2, ये भी सही है। देन फॉल्स में बताना ना, ए माइनस बी यानी ए में से बी के हटा दो, ए में से बी के हटा दो। तो ए में बी का कौन है, एक तो 1 है और एक 2 है। तो ए में से बी के हटाए 1 और 2 तो क्या बचेगा 3। तो ए माइनस बी 1,4 है, बिल्कुल नहीं, यही फॉल्स है, दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स। और बी कॉम्प्लीमेंट सोचो कि बी सेट में कितना एलिमेंट थे, 1,2,4 थे ना। तो बी कॉम्प्लीमेंट का इस बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए यानी बी कॉम्प्लीमेंट हो गया कि बी को छोड़कर सारा यूनिवर्स। तो 1 2 और 4 छोड़ दो तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 2 और 4 छोड़ दो तो 3 और 5। 3 और 5 में से एक एलिमेंट को आपको हटाना है, 3 और 5 में से एक एलिमेंट हटा दो। तो 3 और 5 में एक का सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो क्या है, वो सिर्फ 3 है, तो हटा दोगे तो क्या बचेगा सिर्फ 5, तो ये भी सही है। तो ओनली ऑप्शन विच यू लेफ्ट विद दिस वन। आर यू गेटिंग इट? तो होपफुली आज जो हमने पढ़ा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स देख लिया, हमने टाइप्स ऑफ सेट्स देख लिया, हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स देख लिया। ऑपरेशन के अंदर हमने इंटरसेक्शन, यूनियन एंड डिफरेंस को बहुत डिटेल में पढ़ा और कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ा। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन फिर अब हमारे नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली करेंगे। सो इसी पॉइंट के साथ हम लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक यू।